हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, मैंने आपको बताया था आई एम नॉट वेल, इस वजह से अभी स्टूडियो से मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। मंडे से हम स्टूडियो से लेंगे, तो तब तक थोड़ा सा बियर विथ मी। हम जो है इस फॉर्मेट में क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे पहला प्राइमरी गोल है हमारा, तो वो वाली चीज़ है। आज का सेशन आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए क्लैट पॉइंट लेकर आ चुका है हमारा एवेंजर बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। हमारे 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम यू आर गोइंग टू गेट एट ओनली 21,999। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे डेमो क्लास देखनी है। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आर विजेता बैच। इट विल कॉस्ट यू 32,999 फॉर होल 2 ईयर्स। इसके अलावा आप हमारा मैजिक बॉक्स भी ले सकते हैं, जो कि क्लैट पॉइंट के मॉक्स एंड बुक्स के लिए है। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप इनमें से भी किसी भी कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इनके भी डेमो क्लास के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब देखो, पहली आज का जो न्यूज़ आर्टिकल है ना, वो बात करता है ऑल इन वन पॉलिसी प्लान टू स्प्रेड इंश्योरेंस इन इंडिया। मतलब आपके एग्जाम में ना इसमें इस पे क्वेश्चन आने की तो 0% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन न्यूज़ है, फ्रंट पेज पे है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, देखो आज की डेट में जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हो या आपके पेरेंट्स लेते होंगे, तो आप देखना कि हेल्थ इंश्योरेंस अलग ले रहा है आदमी, टर्म इंश्योरेंस अलग ले रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अगर आपको कोई, भगवान ना करे, कोई हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि भगवान ना करे कोई अगर गुजर जाए तो उसके जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए, इसकी तरह बहुत सारे अलग अलग तरीके के आज की डेट में इंश्योरेंस हैं। तो ऑल इन वन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि यार ये आपको अलग अलग ना लेना पड़े, आप एक ही इंश्योरेंस लें, उसमें ये सारी चीज़ें कवर मिल जाएं। तो ये प्लान किया जा रहा है। तो IRDA जो है उसके द्वारा ये चीज़ बोली गई है। IRDA मतलब क्या है आपका? IRDA संस्थान है जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, आई थिंक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये IRDA है। अब ये मत करना कि IRDA पे नोट्स बना रहे हो, नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, तो मतलब किसी भी एग्जाम में नहीं आने चाहिए। वैसे क्लैट वालों का दिमाग थोड़ा सा फिरा हुआ रहता है, बहुत ही बेकार बेकार टाइप के क्वेश्चंस दे देते हैं। तो लेट्स, मतलब नहीं आएगा ये, उसकी नहीं आना चाहिए, बट ठीक है, थोड़ा सा समझ लिया ना आपने, वो बहुत है। कुछ क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं इसमें। चाइना कंस्ट्रक्टिंग मॉडल विलेज अपोजिट टू LAC। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि एक वर्चुअल लाइन है, कोई फिक्स लाइन नहीं है। वहीं LOC जो होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इट इज़ अ फिक्स्ड लाइन। दोनों ही कंट्री के द्वारा एक एग्रीमेंट के थ्रू उसको एक्सेप्ट किया गया है। बट यहाँ पे हम अलग मानते हैं हमारी कि ये बॉर्डर है चाइना के साथ। चाइना भैया वो अपना अलग क्लेम करता रहता है। मैं आपको चाइना का दिखा रहा था ना, किस कल या परसों ही शायद बताया, ये किस तरीके से डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए चाइना ने क्या किया है, मॉडल विलेजेस बनाने शुरू कर दिए हैं, और फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। इसमें कहाँ बना रहा है, क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये आपके काम का नहीं है, बट ठीक है, इसको पढ़ लेना चाहो तो। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आता है। एग्ज़ाम में जब इससे रिलेटेड कोई जगह होगी या जो कुछ न्यूज़ में होगी तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप में से ना किसी ने मेरे से पूछा था कि सर चिकन नेक पॉइंट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपनी इंडिया का प्यारा भारत का मैप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आप कहोगे सर इस तरीके से कैसे? यार देखो, इसको दिल पे मत लेना, बस आप इमेज के अनुसार समझने की कोशिश करो। ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ना एक पॉइंट पे आके बस जगह पे थोड़ा सा लैंड है, फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया है हमारा। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको चिकन नेक पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि ऐसा कहा जाता है कि अगर ये वाला पोर्शन भारत के कंट्रोल से कोई ख़त्म कर दे तो फिर भारत का नॉर्थ ईस्ट से अपना जो है पकड़ ख़त्म हो जाएगी, या फिर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी बाय लैंड। तो यही डोकलाम जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, आपने नाम सुना होगा। तो वो डोकलाम जो है ना, वो चिकन नेक पॉइंट के बिल्कुल बगल में जगह थी। तो इसीलिए इंडिया को बहुत आपत्ति हो रही थी कि डोकलाम पे क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि चाइना वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे चीज़ें करके कि कल को कुछ युद्ध हो तो हम यहाँ पे जाके चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो इसी को चिकन नेक पॉइंट बोलते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है, वाई डू जजेस रेस्क्यूज देमसेल्व्स। देखो बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपको अतीक अहमद की जब हमने चीज़ें पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि यार ये वो बंदा है जिसका जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया था ना बेल का,
तो 10 हाई कोर्ट के जजेस ने इसका केस सुनने को मना कर दिया था, रेस्क्यू कर लिया था कि भाई हम नहीं सुनेंगे। ऑल्दो कारण क्या होते हैं, तो मोस्टली देखो जजेस कैन विदड्रॉ फ्रॉम द केसेस अगर उनको ये लगता है कि उनका जजमेंट इस पर बायस हो सकता है, तो जज अपने मर्जी से करता है, या फिर जो पार्टी होती है उनको ऐसा लगता है कि जज इसमें अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो बायस हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई जजेस को ना कंपेल नहीं कर सकता कि आप इस केस को मत सुनो, वो खुद से स्वेच्छा से अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई उनको कंपेल नहीं कर सकता। ये एग्ज़ाम वाली चीज़ है नहीं, टेक्स्ट पेज पे आया है, पता नहीं क्यों ही आया है। एक एडिटोरियल आया है आज, अच्छा है, जो डिटेल में डिस्कस करने वाला है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, मैंने आज से आई थिंक 2-2.5 महीने पहले कराया भी है ये टॉपिक, बट आज फिर इसको मैं करा रहा हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पुट इट इन योर नोट्स। ठीक है, ये आज का एडिटोरियल में एक इकलौता आर्टिकल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल में एक आर्टिकल और आया हुआ है आज, तो वो उसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारे आर्टिकल्स एंड ऑल चीज़ें लिखी हुई हैं, बट उसको रीडिंग के हिसाब से पढ़ लेना तो पढ़ लेना, उसमें कुछ काम का नहीं है आपके, वो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी है, ये वो मत ही करना, बस उसको रीडिंग के हिसाब से थोड़ा सा समझने के लिए चाहो तो कर लेना, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये था ओल्ड पेंशन स्कीम और ये वाली चीज़ें। देखो एक आप लोगों को सभी को मेरे को एक चीज़ कहनी है, देखो पेपर की डेट आ चुकी है आपकी, ठीक है, और इस बार क्लैट ने और पहले कर दिया है, दिसंबर 3 को पेपर बता दिया है। तो मेरा 2-3 आपको सजेशंस हैं। अब ना जो पहले किया हुआ है ठीक है, लेकिन अब ना आगे का सोचो। अगर मैं कह रहा हूँ आपने बहुत पढ़ाई करी है अभी तक, बहुत अच्छी बात है, जस्ट इन केस नहीं भी करी है तो भी कोई बात नहीं है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप कर सकते हो। बस आपको अब टारगेट करने, सब्जेक्ट अपने सारे डिवाइड कर लो, CA, CR, RC, क्वांट और एक और कौन सा है, लीगल, LR, ये सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो। इसमें जब मॉक्स के नोट्स, मतलब जब मॉक्स देते हो ना, तो उसमें नंबर्स लिखते जाओ हर मॉक में कि किस सेक्शन में कितना आ रहा है। तो जब स्टार्टिंग के 5-6 मॉक हो जाएंगे ना, तब यू विल एनालिसिस कि यार क्या पैटर्न है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, फिर उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। और जो अच्छे नंबर जिन पे ला रहे हो ना, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पढ़ना है, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। तो स्ट्रेंथ जो है वो समझो क्या है, वीकनेस क्या है। और मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन को ना मतलब इग्नोर मत किया करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। तो अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे बाकी ऐसे कर लेंगे, बेटा नहीं हो पाएगा। तो DI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ना, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी सेक्शन बहुत कठिन आ गया तो जो नंबर आपके बढ़ेंगे ना वो DI से ही बढ़ेंगे, और एक एक नंबर से कुछ नहीं तो एक एक अच्छा NLUs पीछे हो जाता है आदमी। तो वो वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी लेके आओ। नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन आफ्टर दिसंबर कि भाई आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, हमको थोड़ो मानना, हमको थोड़ो जानना है, या किसी और को थोड़ो जानना है, या आज से 20 साल बाद आपके बच्चे थोड़ो जानेंगे कि पापा का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था या मम्मी का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। एक मतलब हाइपोथेटिकल समझाने के लिए कह रहा हूँ। नोबडी गिव्स कुछ भी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आदमी को कि आपका क्या रीज़न है। तो जो भी आपके लाइफ में परेशानी है, स्ट्रगल है, भाई हर आदमी के जीवन में स्ट्रगल है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसका कुछ दिन पहले ही बताया था कि आप अपने आप को अगर ये कहते हो कि मेरी सिचुएशन में ये है, मैं स्कूल है या फिर ये है, फैमिली है, ये है, वो है। देयर वॉज अ गाय, मैं कुछ दिन पहले फ्रूट्स लेने गया था, तो वो स्टूडेंट था, वो पढ़ाई कर रहा था JEE की। तो मैं देख रहा था कि वो बेच भी रहा था, पढ़ भी रहा था। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड है कि यार हर किसी की सिचुएशन में और डिफिकल्टीज़ हैं, आप जहाँ पे हो ना उस चीज़ को समझो, जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझ के, उसको एक्सेप्ट करके अब पढ़ाई करो, क्योंकि आप ही चेंज कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो चेंज कैसे होगा, जब मेहनत करोगे। तो यार वो बहुत नीडेड है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम क्या है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। और ये वन एंड द लास्ट टाइम मैं आपको समझा रहा हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मैं कुछ भी कंटेंट्स रख दूंगा। मेरा ये हमेशा रहता है पर्सपेक्टिव कि अगर मैं आपको कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे कोर्स के बच्चे उनके लिए अलग, आपके लिए अलग। उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सब कुछ आपको बताऊंगा, चाहे जहां से जो भी पूछ लिया जाए। तो आज के सेशन में हम ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है पहले ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, और फिर अभी क्या ड्रामा चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो सबसे पहले देखो, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं, तो देखिए 2004 से पहले क्या होता था। कहानी ये थी कि कोई मान लो बंदा है जिसका नाम है X, इसकी 50K सैलरी है, इसकी क्या है 50K बेसिक सैलरी है। ये 50K की सैलरी पर रिटायर होता है,
तो इसका सीधे सीधे 50% इसकी पेंशन आने लग जाएगी। मतलब मिस्टर एक्स की पेंशन हो जाएगी 25,000 रुपए, ये फिक्स है और ये हमेशा आएगी। इसके अंदर मिस्टर एक्स को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना था, मिस्टर एक्स को कुछ पैसे अपने जेब से नहीं देने थे, सरकार इनका बर्डन उठाएगी आफ्टर ही गेट्स रिटायरमेंट। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी। हुआ क्या, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने ना ये ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करते हुए न्यू पेंशन स्कीम ले आए। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों ही ले आए, क्या मतलब क्या रीजन था? देखो एक बात तो साफ है ना कि सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज का भला करके देश का तो इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं हो पाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा बर्डन ओल्ड पेंशन स्कीम में कौन उठा रहा था? सरकारें उठा रही थी। और ये सरकार कहां से पैसा लाती है? भाई आपका हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा पे हम करते हैं, वो इन लोगों को दिया जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रही थी। और इसके वजह से सरकार को ये चीज समझ में आई कि भाई ये ओल्ड पेंशन स्कीम सही नहीं है। और 2004 के बाद एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताऊं, और एक और चीज है, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ना आपको 2 बार साल में महंगाई भत्ता भी मिलता था। जो ओपीएस है उसमें 50% आपकी जो लास्ट सैलरी होगी प्लस साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी मिलता था। अब क्या हुआ, 2004 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया क्या, न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम क्या था? न्यू पेंशन स्कीम के अंदर यह था कि वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसको पहले कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था अपनी पेंशन के लिए, अब वो 10% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करता रहेगा फॉर हिज पेंशन। और जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम 14% तक कर सकती है। इसके अलावा सरकार इस पैसे को इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डालेगी। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार पैसा रख के अपने पास रख रही है, ये जहां भी पैसा इकट्ठा होगा सरकार इस पैसों को इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डालेगी। और वहां से जो रिटर्न आएगा उसका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां से जो रिटर्न आएगा उसका 60% आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे ही आप रिटायर हो गए। जैसे कि मान लो 1 CR का आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया आफ्टर ऑल द पेंशन, आपने जो मंथली जो आपने अपना परसेंटेज कटाया, सरकार ने कटाया, सरकार ने इन्वेस्टमेंट करी, और टोटल आपका सम हो गया 1 करोड़ रुपए का। अब इस 1 करोड़ में से 60 लाख तो आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिल जाएगा। जो बचा हुआ 40 लाख है ना, ये आपके पास मंथली थोड़ा थोड़ा करते हुए आता रहेगा, एज इन केस ऑफ जैसे पेंशन कुछ महीने जैसे पेंशन आती ना हर महीने, तो वैसे। तो ये है आपकी न्यू पेंशन स्कीम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉय होता था उसको 1 रुपए का खर्चा नहीं करना होता था, उसको फिक्स अमाउंट 50% उसकी सैलरी का आ जाता था, उसके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। यहां पे उसके तरफ से कंट्रीब्यूशन है, उसको अपनी सैलरी का 10% देना है, सरकार भी 14% देगी, और ये पैसा सरकार कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर वहां से जो रिटर्न आएगा, चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, जो भी रिटर्न आएगा उस रिटर्न का 60% आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिल जाएगा, बचा हुआ 40% पेंशन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा आएगा। अब एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि यहां पे ना आप जब जॉब पे आते थे, जैसे मान लो मिस्टर एक्स का बेटा वाई है, उसकी अभी नौकरी लगती है अंडर न्यू पेंशन स्कीम, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने जब जॉब ज्वाइन करी थी, उन्हें पता था कि भाई मेरे को 25,000 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं पेंशन, बट वाई को पता नहीं है कि कितने मिलने हैं। क्या पता इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न इतना ना आए, तो उसका 1 करोड़ की जगह 50 लाख ही बने, तो 50 लाख का 60% मिल जाएगा, 40% पेंशन की तरह आएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब हुआ क्या, अब हो ये रहा है कि जो बीजेपी की अपोजिंग पार्टीज हैं, मतलब जहां जहां पे मोस्टली कांग्रेस की सरकार है या कोई और सरकार है, तो वो लोग ना ओपीएस को हटा के, सॉरी एनपीएस को हटा के ओपीएस लाने की बात कर चुके हैं, जैसे कि राजस्थान एक एग्जांपल है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, बहुत ही प्रूडेंट इंसान की तरह इस चीज को समझना होगा। इवन माय फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस। यार एक बात बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनको सिर्फ उनका उद्धार करने के लिए आप बाकी लोगों को छोड़ रहे हो। कैसे छोड़ रहे हो, एक बात समझना। कुछ पहले मैं आपको ना आंकड़े बताता हूं, फिर आप समझोगे। ये एडिटोरियल आया था कल हिंदू में और आज बिजनेस लाइन में, वहां पे ना ये फैक्ट्स आए कुछ, तो वो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप लोगों को भी जान के थोड़ा ताज्जुब होगा। बेसिक मंथली सैलरी ऑफ अ क्लास 4 एम्प्लॉय, क्लास 4 मतलब
जो आपकी लोअर पोस्ट होती हैं सरकार में, उनका 7th पे कमीशन के बाद जो मिनिमम सैलरी है ना वो 25,000 आ रही है। 25K जो है वो बेसिक मंथली सैलरी है क्लास 4 के एम्प्लॉय की। हम ऊपर वाले की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है, बट हम मेन सैलरी की बात कर रहे हैं कि ये है। इसके बाद कुछ और आंकड़े सुनो। जो गवर्नमेंट है ना, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है काफी सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स निकालती है कि जो आम आदमी, जो प्राइवेट, क्योंकि ये तो जो पेंशन हैं तो सरकारी लोगों के लिए ना, जो प्राइवेट काम कर रहा है उनका क्या। तो सरकार जो है ना सोशल स्कीम्स निकालती है कि आप पैसा कंट्रीब्यूट करो और उसके बदले में जो है हम आपको बाद में पैसा देंगे। तो उसमें आप देखते क्या हो कि बहुत सारे स्टेट्स में वो जो मिनिमम पेंशन का अमाउंट है ना वो 500 है और कहीं कहीं पे 2000 है। लेकिन आपको पता है कि सरकार का, गवर्नमेंट का मिनिमम पेंशन का अमाउंट ना 9,000 है। मतलब 9,000 से कम तो आप किसी को पेंशन दे ही नहीं सकते हो। सबसे नीची से नीची पोस्ट जो होगी ना उसमें भी 9,000 रुपए देने हैं। बट आप सोशल जो और सरकारों की स्कीम है उसका देखो कि जो प्राइवेट बंदा है उसमें 14 स्टेट्स में 500 रुपीज भी है मिनिमम पेंशन। 500 रुपए में आज के डेट में क्या होगा, तेल का डब्बा नहीं आएगा महीने का। और कहीं पे 2,000 रुपए, इसमें भी क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बोला जा रहा है कि जो ओपीएस लेके आ जाओ, एनपीएस की जगह पे ओपीएस कर दो, इससे डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा समाज में। लेकिन राइटर जिन्होंने आर्टिकल लिखे उन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं जो बहुत पॉइंटेड फैक्ट्स हैं, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। आप ये देखिए कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें यह बोला गया था कि भारत के बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो महीने का 4,468 रुपए कमाती है, और उसके बाद जो मिडिल 40% है ना वो 14,669 रुपीज कमाती है। अब एक बात बताओ, मतलब 90% जनता की तो ये सैलरी है, जो ऑलरेडी टॉप 10% पे हैं, जो क्लास 4 है वो 25,000 कमा रहा है, तो इसका मतलब वो लोग तो सारे 10% में। तो जो टॉप 10% हैं आप उन्हीं के लिए स्कीम ला रहे हो, और वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसा कमाएंगे एनपीएस के थ्रू भी, लेकिन ओपीएस पे सारा बर्डन सरकार का आ जाएगा। तब सरकार वो जो पैसा है वो उन लोगों पे खर्च करेगी जो टॉप 10% है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जिसके वजह से सरकार बहुत सारी स्कीम जो नॉर्मल जनता के लिए चलाती है वो नहीं चला पाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, मनरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएगी। आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। एक सरकार है, इसके बैंक में 100 रुपए हैं, ठीक है। अब न्यू पेंशन सिस्टम में इसके 100 रुपए में से सिर्फ 20 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम आ जाएगा तो 100 में से 60 रुपए खर्च हो जाएंगे। अब आप समझो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में इस सरकार के पास आम जनता के लिए खर्च करने के लिए बचे हैं सिर्फ 40 रुपए, वहीं न्यू पेंशन सिस्टम में इसके पास बचे हैं 80 रुपए। तो ज्यादा जनता का भला कब कर पाएगी सरकार, जब न्यू पेंशन सिस्टम होगा। तो ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से सारा बवाल चल रहा है। अब क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कर दिया है तो बीजेपी जहां जहां पे है वहां पे भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखो, आप ये सोच रहे हो कि सर फिर सरकारें कर क्यों रही हैं। मैंने आपको देखो कितनी बार बताया है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज आती है ना, इनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहता है। अभी जिन जिन स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज, इनको पता है कि अगले 5 साल फिर नहीं आना है, फिर उसके बाद ही आना है, तो ये तो ही करके चले जाएंगे, बर्डन इनके ऊपर थोड़ो है, वो तो जो अगली पार्टी आएगी वो झेलेगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ ना पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही हैं देश में, और ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जा रही है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स है तो देख लेते हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ समझने का इसमें है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला आर्टिकल जो है